नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की। आम भारतीय नेताओं से डॉक्टर अब्दुल्ला की छवि बिल्कुल अलग है। गोल्फ कोर्स हो या डांस क्लब, डॉक्टर अब्दुल्ला को कहीं भी जाने से परहेज नहीं। लेकिन आजकल डॉक्टर अब्दुल्ला राजनीति से बाहर जाना चाहते हैं। एकाएक फारूक के अंदर ये बदलाव क्यों आ रहा है, इस सवाल और उससे जुड़े मुद्दों पर आइए करते हैं डॉक्टर अब्दुल्ला से ही सीधी बात। डॉक्टर, स्टूडियो में आपका स्वागत है। एक बात आपसे पूछनी है मेरे को। आपने एक शब्द का प्रयोग किया अभी थोड़े दिन पहले कि आप सिटी पॉलिटिक्स से तंग आ गए हैं। और हैं कि नहीं आज की डेट में आप सिटी पॉलिटिक्स में हैं कि नहीं है? देखिए, जहां तक पॉलिटिक्स है, सिटी के बजाय ये शिफ्टी पॉलिटिक्स है, जिसका असली मेरा प्रयोग करने का मकसद था। शिफ्टी का मतलब यानी ऐसी हालत बदलती रहती है हमारे यहाँ। कभी तो पाकिस्तान तेजी से आ जाता है और हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है, कभी थोड़ा सा पीछे चला जाता है और दुनिया को दिखाता है कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब अंदर से हो रहा है। फिर हम दिल्ली से उम्मीद करते हैं कि ये कुछ अब जोर करेंगे तो कुछ थोड़ी सी कमजोरी हो जाती है। तो इसलिए मैंने सारा ये बहुत ज्यादा देर देखा है। अब वो देखिए, वो अल्लाह को मंजूर होगा कि कब इंसान निकल सकता है, तकदीर उसके हाथ में है, इंसान पहल करता है। आपकी कोशिश है कि आप निकल जाए? जी, मैंने कोशिश शुरू कर दी है। क्यों दुखी दिखाई देते हैं आप? वो फारूक अब्दुल्ला वो शेर की तरह नहीं बोल रहे हैं जैसे आप बोलते हैं। मैंने काफी मौतें देखी हैं, काफी घरों को लुटते हुए देखा है। मैंने कई लोगों की उमंगों को बर्बाद होते हुए देखा है। तो कभी कभी इंसान तो हूं मैं, तो ये दिल में लगता है कि मैं इसको रोक नहीं सकता, और ये रुक नहीं रहा है। दुनिया अगर किस आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहती है, मगर आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है, तो इंसान आफ्टर इंसान है। तो सर, इसमें हम बाद में आएंगे। लगता है काफी आप दिखाई दे, क्योंकि ये जो कह रहे हैं आतंकवाद, पिछले कम से कम 12-13 साल से कश्मीर के अंदर 60,000 के लोग लगभग मारे गए। तो सडनली लोगों का कहना यह है, सच में कितना सच है, कि आप सिटी पॉलिटिक्स से इसलिए दुखी हैं, निकलना चाहते हैं क्योंकि आपको उपराष्ट्रपति भवन की या राष्ट्रपति भवन की चाबी नहीं मिली। नहीं, ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रपति भवन की या उपराष्ट्रपति भवन की चाबी किसी के हाथ में नहीं है। ये भगवान जिसको देते हैं उसकी किस्मत में आ जाता है। मेरी किस्मत में नहीं था, मगर जिस दिन उसने रखा होगा मेरी किस्मत में, उस दिन कोई मुझसे ले नहीं सकता। तो मैं उससे दुखी कभी न तब था न आज हूं। ये किस्मत का खेल है, नहीं था मेरी किस्मत में। क्योंकि आपके बेटे ने कहा कि मेरे पिताजी के साथ धोखा हुआ, उनको वादा किया गया। बेटे को, आफ्टर ऑल बेटे को तो फीलिंग होगी। जब भी मैं अब्दुल कलाम को देखूंगा मेरे को बड़ा बुरा लगेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा बुरा लगेगा, ये तो अल्फाज ही गलत है। कहा मुझे चुभेगा कि कुछ और हो सकता था, मगर किस्मत में। क्या आप चाहते थे राष्ट्रपति भवन में? नहीं, सवाल इस बात का नहीं, चाहना और चाहना नहीं का सवाल नहीं है। इस बहुत बड़े देश के उस कुर्सी पे बैठना, मैं समझता हूं सबसे बड़ी इज्जत इंसान को मिल सकती है, कि इस डेमोक्रेटिक राष्ट्र का उपराष्ट्रपति बनना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी इज्जत है। नहीं, आपका प्रपोजल चला था ना, किसी ने आपको, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपका नाम पेश किया गया था, हमने कंसीडर किया, और नहीं हुआ तो इंसान को उससे दुखी थोड़ा होना चाहिए। खैर, इंसान कोशिश करता है, नहीं मिला तो इंसान चलता है आगे, रुक थोड़ा जाता है। आप एक गाड़ी निकल गई तो दूसरी गाड़ी आ जाती है, उसमें बैठ जाता है। क्योंकि आपका पारा ना कभी ऊंचा कभी नीचे, कश्मीर के जैसे वादियों में कभी बर्फ कभी घुस पड़ती रहती है, तो कभी आप रिएक्ट करते हैं। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी आपको बनना चाहिए था, वो भी नहीं बन पा रहे। ये सब गुस्सा इसलिए सिटी पॉलिटिक्स में लगता है। जहां तक क्या बनना और क्या बनना नहीं है, कई चीजें आपको मालूम नहीं है, न मैं आपको बताने वाला हूं। मगर अखबार और मीडिया अक्सर न जानने के बजाय ही कई चीजों को उछालता है। वो सुनी चीजों की तलाश करता है, और कभी वो चीज नहीं बिकती
जिसमें कोई मिर्ची और मसाला न हो, वो बिकती नहीं है। इसलिए मिर्ची मसाला मिलाते हैं कि साहब देखिए इनको राष्ट्रपति भवन में नहीं पहुंचे, उपराष्ट्रपति नहीं बने और अब मंत्री नहीं बनने वाले हैं, तो इसलिए फारूक अब्दुल्ला। डॉक्टर साहब ये सच जानने के लिए तो हमने आपको यहाँ सीधी बात करने के लिए बुलाया था। आप सीधी बात करिए ना कि आपको उपराष्ट्रपति बनाने की ऑफर दी थी कि नहीं दी थी? देखिए वो दी या नहीं दी, कि प्रधानमंत्री ने कहा कि उसका सवाल खत्म हो गया। कलाम साहब आ गए, मुझे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन किया कि कलाम साहब हम सदर बना रहे हैं। मैंने इतनी खुशी जाहिर की कि मैं आपको सामने बयान नहीं। रॉकेट्स में, एटॉमिक एनर्जी में जो किया और एक साइंसदान को इस कुर्सी पे बिठाया, एक मेरे जैसे जो डॉक्टर है, बहुत बड़ी चीज है। मैंने उसी वक्त उनसे कहा हमारा पूरा सपोर्ट जो है वो इनके लिए आपके साथ है। तो आप प्रधानमंत्री से बिल्कुल नाराज नहीं है? आपके साथ जो कुछ हुआ बड़े खुश हैं, आप सहन कर लिया? मैंने कभी नाराजगी जाहिर नहीं की। आप वाजपेयी जी से आप एनडीए में बने रहेंगे इसका मतलब? बैठा हुआ। कब आपने सुना कि मैं निकल रहा हूं? कभी आपको किसी ने कहा कि हम निकल रहे हैं? एक पीछे स्टेटमेंट आई थी कि शायद हम रिकंसिडर कर सकते हैं, सोच सकते हैं। कंसिडर हर पार्टी करती है कंसिडर, कोई इधर कंसिडर करती है, कोई उधर कंसिडर करती है। पॉलिटिक्स इज अ क्वेश्चन ऑफ कंसिडरेशन। एनडीए में बने रहना आपकी मजबूरी नहीं दिखाई देती है आपको कि ताकि सितंबर में चुनाव है, आपको सपोर्ट चाहिए? हमें 5 एमपीज वहां बैठे हुए हैं। 6 एमपीज में से हमारे 5 एमपी हैं लोकसभा में। बहुत बड़ी चीज है। और मुझे ये क्या सपोर्ट करेंगे इलेक्शन में? क्या सपोर्ट कर सकते हैं? हमेशा वहां की पार्टी केंद्रीय सरकार के साथ रही है जब भी चुनाव हुए हैं, उसकी वजह से लोग कहते हैं कि केंद्र की मदद से आप लोग जीत पाते हैं। वो सूरत नहीं है। जो भी सरकार केंद्र में होगी और कश्मीर की सरकार जो भी सरकार कश्मीर में होगी, वो जितना उनके साथ तालमेल दिल्ली का और उनका होगा, उतना कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तरक्की। क्योंकि अगर हम वक्त लड़ाइयों में गुजारेंगे, एक आफत तो पाकिस्तान की तरफ से है ही, मोड़ नहीं ले सकते। दिया कि राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है फेयर इलेक्शन कराने के लिए। उन्होंने कहा ये सोचा जा सकता है। कई सुझाव, गवर्नर रूल जो भी कई सुझाव आए हैं। ये इसमें भी एक सुझाव हो सकता है, मगर वो ये जानते हैं कि कानूनन कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि गवर्नर राज जम्मू कश्मीर में लगाया जा सकता है। 6 साल पहले रहा, जब आपको एक बार हटाया था तब लगा वो और आपने उसमें फारूक अब्दुल्ला ने खुद इस्तीफा दिया। एक जवाब आपके
उस पार चले गए, नाराजगी होगी ना उनसे। उसके भी जिम्मेवार यहाँ के भी वो हालत पैदा की कि जहां हम 29 कंपनीज मांगने वाले थे, वहां आज बटालियंस की बटालियन। उस वक्त वो भी किया उन्होंने जिस चीज को हमने इनसे कहा था कि मत करिए, और मैंने ही नहीं, चंद्रशेखर जी और सबने नहीं माना। सब हम पे मत थोपिए। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमारे को हमला करके वहां पर नष्ट कर देना चाहिए? मैं नहीं कहता हूं पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कीजिए, मैंने कभी नहीं डिस्ट्रॉय करने के लिए मेरा मतलब है पाकिस्तान जानते हैं, आपके पास वो है। मैंने कहा उनको सबक अगर सिखाना था तो उस वक्त उस कैंप को डिस्ट्रॉय करना था, जब अमेरिका इतने हजारों मील आ सकता है अलकायदा से लड़ने के लिए, कि हम इतना भी तो आज भी माहौल ऐसा है कि आप हम नहीं कर सकते कि ये कैंप जो चल रहे हैं इनको खत्म कर सकते हैं। पर्सनल ओपिनियन इज दैट यू हैव टू फाइट टेररिज्म एंड यू हैव टू फाइट इट हेड ऑन। देयर इज नो वे। मींस आप अटैक करेंगे नहीं, आप बार बार। मैं तो आपसे कहता हूं, आपने फौजें खड़ी की, किस लिए खड़ी की? अगर आपने फौजें खड़ी की, इसका मकसद क्या है? फौजें खड़ी की हैं तो आप इसका प्रयोग करिए, आपका कहने। मैं या तो प्रयोग कीजिए या विड्रॉ कीजिए। अगर अमेरिका खाली फौजें खड़े करने का कोई आपको लगता फायदा नहीं है? देखिए, फायदा तब है जब आतंकवाद बंद हो सके, उनका आना बंद हो जाए। वो हुआ नहीं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से क्या, जो आर्मिटेज ने बयान दिया कि इन्फिल्ट्रेशन इज कंटिन्यूइंग, हमारे होम मिनिस्टर का बयान सुन लीजिए दैट इन्फिल्ट्रेशन इज कंटिन्यूइंग। तो आपको लगता है कि यहाँ की सरकार जो है उसमें उतना ताकत नहीं है कि आपकी बात को माने? कश्मीर के चीफ मिनिस्टर आप हैं, आप कश्मीर की आवाज हैं। ऐसी बातें मत, आप अपनी बात मेरे मुंह में डाल रहे हैं। आप अपनी मैं समझता हूं इस सरकार की भी कुछ मजबूरियां होंगी। देश में लोग मरते हैं, ये मजबूरी उनके मरते हैं। नहीं, और बीजेपी की सरकार तमाशा देखती है। सरकार तमाशा का सवाल नहीं है। इन्होंने इंटरनेशनल जोर जो ये लगा रहे हैं उसको जरा उसकी जरा थोड़ा सा और उसमें चुस्ती लाइए, वो बहुत जरूरी है। उसको चुस्ती लाइए और इंटरनेशनल वर्ल्ड को इस ओपिनियन में लाइए कि साहब, अगर आपने एक इंटरनेशनल टेररिज्म को खत्म करने का अहद कर लिया, तो अमेरिका का रास्ता अपनाना चाहिए ना? आपको लगता है ताकत का रास्ता, डिप्लोमेसी का रास्ता तो खत्म हो गया? क्यों खत्म हो गया? आप क्यों कहते हैं खत्म हो गया? डिप्लोमेटिक रास्ता आपके पास है अभी भी, जो है। डॉक्टर जिस तरह आपने साउथ अफ्रीका में कोई युद्ध नहीं लड़ा, आपने साउथ अफ्रीका में कालों को रूल दिया, वहां पे सैंक्शन लगा के, और जो सैंक्शन लगाए। और ये सब ठीक है, पर सीधी बात आप ही नहीं कर रहे, डिप्लोमेटिक या मिलिट्री ऑप्शन? I think the first and foremost option before you is diplomatic option, and if diplomatic option then finally fails, then you are left with no other option. नहीं, अभी तक फेल हुआ कि नहीं? अब 50 साल तो हो गए, 55 साल से लड़ाई को देखते हुए, अगर लगता है और 50 साल लगेंगे। देखिए, वो अलग बात थी, उस वक्त आतंकवाद नहीं था। एक साल से कोशिश कर। देखना चाहिए, क्योंकि पहला एटम बम भी हमारे ऊपर ही वो डाल देंगे। फिर तो सरकार ठीक कर रही है डॉक्टर साहब, फिर तो आप कंप्लेंट करें, फौज क्यों खड़ी कर रखी? मैं कंप्लेंट इसलिए करता हूं कि जहां हमने फौज खड़ी कर दी है, अगर आपने फौज खड़ी कर दी है तो इसका वो हमें दिखना चाहिए। ये भी लगता है क्योंकि ना तो कश्मीर में कोई डेवलपमेंट हुआ, ना कोई आप कह सकते हैं किसी किस्म की सड़कें नहीं बनी, ना स्कूल खुले, ना हॉस्पिटल खुले, जो बाकी स्टेट की पैरामीटर्स बढ़ रहे हैं, और आप और ना ऑटोनॉमी आपको मिली। इन सब से मिला करके वहां के लोग आपसे नाराज हो गए। आप कब सड़कें बनी है या नहीं, वो तो पैरामीटर अगर आप अगर आए और देखें कि इन 6 साल के अंदर आतंकवाद आपका टैक्स कलेक्शन बहुत बड़ा है पिछले कई सालों में। सुनिए, हमारा सुनिए, जब मैंने चार्ज लिया, मैं कई बार गया हूं गोली से, 100 करोड़ था हमारा
सारे हिंदुस्तान का अगर देखें एवरेज वो भी हिंदुस्तान की अलग बात, हिंदुस्तान मेरे जैसा आतंकवाद नहीं लड़ रहा है जो मेरे यहाँ हो रहा है। और दूसरी बात ये, सिवाय गवर्नमेंट सर्विस के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपके यहाँ सुनिए, ठहरिए, बकलिहार प्रोजेक्ट जो 450 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, वो हुजूर 2 साल में आपको 450 मेगावाट देगा। और हमने आज ही उसका सेकंड स्टेज भी क्लियर कर दिया। जो ये सब इलेक्शन से पहले जैसे भाषा बोलते ना लोग, आप वही बोल रहे हैं। नहीं, मैं वो भाषा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा बड़ी रिक्रूटमेंट की गवर्नमेंट सर्विस में, जैसे ही आपने 50,000 रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, आप कहते कुछ नहीं हुआ। आज श्रीनगर के अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, नहीं होता था। आज जम्मू के अंदर जो अस्पताल मेडिकल कॉलेज का है, वहां हार्ट की सर्जरी होती है, ये नहीं होती थी। जब मैंने चार्ज लिया, हमारे यहाँ कोई एमआरआई मशीन नहीं थी। डॉक्टर साहब, आपका एक वायदा था, दिल्ली आना मैं आपके वायदा कोट कर देता हूं कि आपने जैसे 96 के बाद बने थे, तो मैं सब हिंदू पंडितों को वापस लेके आऊंगा। हिंदू पंडित अभी भी सड़क पर रो रहे हैं बैठे हुए, एक भी लेके गए आप? मैं मानता हूँ, ये मेरा फेल हुए ना, मैं मानता हूँ। मगर आपको ये भी बताऊं, जब हम तैयार थे ले जाने के लिए और सब तैयारी की थी, पार वालों ने 18 बेगुनाह पंडितों को मार दिया मेरी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में। मेरी ही कॉन्स्टिट्यूंसी जब सब तैयार थे, उस वक्त गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद आपने कोशिश नहीं की? उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपके और हालात अब आप देखिए, इस साल हमारे यहाँ खीर भवानी का फेस्टिवल होता है। आज इस साल सबसे ज्यादा यात्री जो हैं वो खीर भवानी के पंडित कश्मीरी आए थे। तो सिचुएशन हम लोग ठीक कर रहे हैं। इलेक्शन में लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया कि बीजेपी के साथ तो आपका झगड़ा चल ही रहा है, तो आप इलेक्शन को फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल मार्केट में कैसे बेचेंगे? हुजूर, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। कौन करता है फेयर, कौन क्रिएट करता है? फारूक अब्दुल्ला या पाकिस्तान जो आज चाहता नहीं है? कहा यही जाता है कि आप क्रिएट करते हैं। यही तो मुसीबत है, हिंदुस्तान की तो यही मुसीबत है कि आप हम पे तो भरोसा ही नहीं रखते। जब हम आपके सामने कहते हैं, रोना अपना रोते हैं कि साहब पाकिस्तान नहीं चाहता है कि वहां फ्री और फेयर इलेक्शन हो, कि वहां कोई भी इलेक्शन हो, कि उनके आतंकवादी थ्रेटन कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी एक बार स्टेटमेंट दी थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम इंश्योर करेंगे। चलिए, फ्री एंड फेयर इंश्योर करना ठीक है, मगर सबसे बड़ी जरूरत है कि हम वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इस तरह रखें कि लोगों को ये विश्वास हो कि साहब वो फ्री और फेयरली वोट दे सकते हैं, उनको गोली नहीं मारी जाएगी। पर एक पर्सनल सवाल आपसे पूछूंगा डॉक्टर साहब, आपने कहा गंदी पॉलिटिक्स है, कोई बाप अपने बेटे का दुश्मन नहीं होता, तो आपने अपने बेटे को इस गंदी पॉलिटिक्स में क्यों डाल दिया? ये उसकी मर्जी है। आपने बेटा है कर दी, उसकी वंशवाद को बढ़ावा दे दिया। मैंने भी अपने बाप के सामने, मेरे बाप ने भी मुझसे कहा था मत जाओ इसमें, ये एक वो दरिया है जिसमें तुम एक दफा चले जाओगे, उसके डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हो गई, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हो गई। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, अगर आप अब्दुल्ला एक्टर हैं, उसका तो आप बेटा कबूल कर लेते हैं कि वो एक्टर बन जाता है, उसकी बेटी एक्टर बन जाती है, वो आप कबूल कर लेते हैं। वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका बेटा चला लेता है, वो आप कबूल कर लेते हैं। और अगर पॉलिटिशियन का बेटा बन जाएगा तो उसको आप कहते हैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। कश्मीर में कभी शांति आएगी, ये एक आयरलैंड बन के रह जाएगा? क्यों नहीं आएगी? मैं समझता हूँ विश्व शांति आएगी, न सिर्फ कश्मीर की शांति होगी बल्कि विश्व में शांति आएगी। आज सारी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ। कितनी और मौतों और कितने सालों का, कितनी पीढ़ियों को इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए? मैं नहीं समझता हूँ पीढ़ियों को इंतजार करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ जिस तरीके से इस पे आज मूवमेंट है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी अब्दुल्ला डायनेस्टी में आ जाएगा इसके अंदर की। क्यों नहीं आएगा? मेरे वक्त में आएगा, मेरी जिंदगी में आएगा। चलो, इसी उम्मीद के साथ समय कम है डॉक्टर साहब, देखेंगे कितने समय में शांति वहां पर आएगी। इंशाल्लाह। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।